हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में भी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ सर्व शिक्षा अभियान विषय पर। चूँकि यह विषय बीएड, डीएलएड, टेट या सी टेट विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के सभी पहलुओं एवं बिंदुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट भी मैंने तैयार किए हैं, ताकि आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे सके, या फिर सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका आरंभ 1 अप्रैल 2001 से किया गया। हम देख सकते हैं कि इसका शुरुआत कब किया गया है, 1 अप्रैल 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, क्योंकि उस समय 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम लागू किया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में मुरली मनोहर जोशी थे। तो इन दोनों की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बनाई गई एवं पूरा देश में लागू किया गया। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। जैसा हम जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और उसे बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। क्योंकि हम इसका समय हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2010 तक अर्थात 1 अप्रैल 2001 से शुरुआत की गई और जिसका समय सीमा तय किया गया 10 वर्ष, मतलब कि 31 मार्च 2010 तक। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है ना, क्वालिटी एजुकेशन, इस पर फोकस किया गया है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। हम देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि पहले क्या किया जाता था कि केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या जिला प्रशासन का ही ये दायित्व होता था कि सभी बच्चों को शिक्षा दीक्षा या शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा क्या किया गया है कि जो विद्यालय प्रणाली है उसमें सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब कम्युनिटी ऑनरशिप, मतलब समुदाय की ही ये भागीदारी होगी और समुदाय का ही उसमें स्वामित्व होगा। मतलब समुदाय के लोग उनको अपना समझ के उसको संचालित करें, जिससे कि आसपास के बच्चे जो है उसमें अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सके, जिससे प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है वह पूरा हो सके। ठीक है। यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु चलाई गई एक योजना है। क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिक शिक्षा या महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया बेसिक शिक्षा जो है वह हर बच्चे के लिए जरूरी है, आवश्यक मानते हुए इस योजना को संचालित किया गया है। इस योजना में 8 कार्यक्रम है। कितने कार्यक्रम है? 8 कार्यक्रम है। इसमें ICDS बाल समन्वित विकास योजना व आंगनबाड़ी योजना भी सम्मिलित है। क्योंकि बच्चे लोगों के लिए जो स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है या जो उनको सिखाया पढ़ा जाता है कि विद्यालय में किस प्रकार से बैठना है, विद्यालय में किस प्रकार का व्यवहार करना है, विद्यालय में किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहना है, तो उनको बैठना किस प्रकार से, बैठने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसको खाने का ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कैसे उसको अपना लंच बॉक्स खोलना है, ये सारी चीज़ें प्री स्कूलिंग में सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ICDS की जो कार्यक्रम है
आंगनबाड़ी, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई है और इस कार्यक्रम को उसको अंग माना गया है। 2004 में शुरू हुई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी बाद में इस योजना के साथ विलय कर दिया गया, अर्थात कि 2008 में जो मतलब लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए थे या संचालित किए गए थे, तो बाद में सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस योजना को भी उसमें विलय कर दिया गया। मध्याह्न भोजन को भी इसमें शामिल किया गया। मध्याह्न भोजन बाद में क्या किया गया, मध्याह्न भोजन जो कि पहले से ही संचालित है, 1995 से ही संचालित है, 15 अगस्त 1995 से ही संचालित है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते गया और बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग मान लिया गया और इसको भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल कर दिया गया। अब हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषता। इस योजना की मुख्य विशेषताएं कई हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। पहला, यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है। जैसा कि हम देख रहे हैं या समझ सकते हैं कि इसकी समय सीमा तय की गई थी, अर्थात 10 वर्ष 1 अप्रैल 2001 से शुरू की गई थी और 31 मार्च 2010 तक के लिए योजना निश्चित की गई थी कि तब तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में कार्य किए जाए या कार्यक्रम किए जाए, है ना। लेकिन जैसे इसका समय पूरा हो गया, इनको पुनः नवीकरण कर दिया गया या पुनः उसको एक्सटेंड कर दिया गया और अभी भी ये योजना संचालित है। दूसरा, देश भर में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया है। क्योंकि पूरे देश में ये क्वालिटी एजुकेशन की मांग उठ रही थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सभी बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, तो इस दिशा में यह क्या है, एक अनुक्रिया है। तो उस मांग को पूर्ति के लिए या परिपूर्ति के लिए यह कार्यक्रम लाया गया। तीसरा हम लोग देखेंगे, यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों, माध्यमिक शिक्षक संघ, आदिवासी स्वायत्त शासी परिषदों की प्रभावी सहभागिता होगी। क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी लोगों को या सभी स्तरों पर इसकी सहभागिता या इसकी भागीदारिता निश्चित की गई है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे कि पंचायती राज संस्थान जो है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ साथ में विद्यालय प्रबंधन समिति जो ग्रामीण स्तर पर या विलेज लेवल पर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसको भी सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए उनकी भी सहभागिता इसमें आवश्यक माना गया है। साथ ही साथ ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति, है ना, विलेज लेवल एजुकेशन कमेटी भी बनाई जाती है ना, जो देखती है कि सही तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जा रही है कि नहीं, विद्यालयों में शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, विद्यालय भवन कैसे हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति कैसी है, तो ये समिति ये सारी चीज़ें देखती है। ठीक है। अभिभावक शिक्षक संघ, चूँकि विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे भी एक मतलब अपने बच्चे या विद्यार्थी के लिए शिक्षक और अभिभावकों के बीच भी अच्छी समन्वय या तालमेल होना आवश्यक है, जिससे कि बच्चे को सही शिक्षा या सही दिशा में अग्रसर किया जा सके। इसलिए अभिभावक और शिक्षक संघ की भी इसमें सहभागिता सुनिश्चित की गई है। साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा संघों, आदिवासी स्वायत्त परिषदों की सहभागिता इसमें तय की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु केंद्र, राज्य व स्थानीय शासन के बीच साझेदारी तय की गई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए राज्यों को अपना दृष्टिकोण विकसित करने व लागू करने का अवसर भी देता है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जो योजना है उनका इम्प्लीमेंटेशन केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकल स्तर पर तय की गई है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी या सबकी अपनी अपनी साझेदारी तय की गई है कि केंद्र सरकार को क्या क्या किया जाना है, राज्य सरकार के क्या क्या कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, स्थानीय शासन को किस प्रकार से इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से जितने भी स्तर हैं, सभी स्तरों को सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए साझेदारी या जिम्मेवारी तय की गई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए राज्यों को अपना दृष्टिकोण विकसित करने व लागू करने का अवसर भी देता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार क्या किया है, राज्यों को यह छूट भी दे दी है कि अगर सर्व शिक्षा अभियान को आप अपना
राज्य का दृष्टिकोण विकसित करे और इसको लागू करे, तो इसके लिए भी छूट दे दी है गई है, बशर्ते कि ये अभियान जो है अच्छी तरह राज्य में संचालित हो। अब हम आगे देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। पहला, सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। चूँकि 2010 तक यह कार्यक्रम लागू करने की समय सीमा तय की गई है, इसलिए 1 से लेकर 8 तक जितने भी बच्चे हैं उनको सभी लोगों को प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, यह उद्देश्य तय किया गया था। दूसरा, 2003 तक सभी विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय को वापस कैंपस में लाना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय या शिक्षा गारंटी कार्यक्रम या वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए थे, जिनको पुनः मतलब विद्यालय कैंपस में ले आना, क्योंकि वे लोग विद्यालय कैंपस में संचालित नहीं थे। कोई सामुदायिक भवन में थे, तो कोई पंचायत भवन में थे, या कोई किसी जगह विशेष तय किए गए थे, या बहुत जगह तो हम देखते हैं कि पेड़ के नीचे या चबूतरा में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो चूँकि सरकार ने यह देखा या जाना कि विद्यालय का माहौल जो है, विद्यालय का वातावरण जो है, उसमें बच्चों को अनुशासित तरीके से शिक्षण दीक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। वहाँ पर न सिर्फ पढ़ाई बल्कि पढ़ाने के अलावे दूसरे चीज़ों पर भी फोकस किया जाए, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, या उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर, फिजिकल ग्रोथ पर, या फिजिकल एक्सरसाइज पर। तो ये सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए या इन चीज़ों पर जोर डालने के लिए जितने भी विद्यालय या शिक्षा गारंटी केंद्र या वैकल्पिक विद्यालय खोले गए थे, उनको पुनः वापस कैंपस में लाना, इनका उद्देश्य तय किया गया। तीसरा, 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले। क्योंकि 2003 तक सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन या इनरोलमेंट करा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2007 तक क्या किया जाए, 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चे पूरी करें। तो ये लक्ष्य तय किया गया, ये उद्देश्य तय किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले। 2007 तक अगर 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है 10 तक 3 वर्ष बाद में वो लोग 8 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लेंगे। तो यह समय सीमा तय की गई। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक गतिविधियों द्वारा विद्यालय व जीवन शिक्षा पर बल देना। विद्यालय व जीवन शिक्षा पर बल देना, न सिर्फ उनको विद्यालयी शिक्षा दी जाए, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों द्वारा उनको जीवन की शिक्षा पर भी उनको बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक स्तर में लिंगानुपात व सामाजिक असमानता को दूर करना। 2007 तक क्या किया गया है, प्रारंभिक स्तर पर और 2010 तक जो भी शिक्षा में लिंग अनुपात है या जो असमानता है, लिंग अनुपात से संबंधित या सामाजिक असमानता है, समाज में लड़कों को अधिक मान्यता दी जाती है, लड़कियों को कमतर समझा जाता है, लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई को कमतर आंका जाता है, उनको घरेलू कामों में लगाया जाता है। और साथ साथ में लिंग अनुपात में जो अंतर था, हर कोई को लड़का ही बच्चा चाहिए या लड़की बच्ची को अपना बोझ मानना, या इस तरह का जो मेंटालिटी है या इस प्रकार की जो मानसिकता है, उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2 संरचनात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। क्या किया गया, दो संरचनात्मक पहलुओं पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उन पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला क्या है, इस योजना के अनुसार उन बस्तियों या ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल बनाने पर जोर दिया गया जहां स्कूली शिक्षा हेतु विद्यालय की सुविधा नहीं है। इस योजना के अनुसार क्या किया गया कि वैसे बस्तियां या वैसे आवासीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में वैसे मोहल्ला या टोला जहाँ पर विद्यालय भवन नहीं है, लेकिन उनकी आबादी 300 से अधिक है, तो वहाँ पर उनको विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। दूसरा, वैसे विद्यालयों में जहाँ विद्यालय भवन जर्जर हो चुकी है, मतलब विद्यालय भवन तो है लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, जर्जर हो चुकी है, या संरचनात्मक सुविधा का अभाव है। अगर विद्यालय भवन सिर्फ बन गया है, वहाँ पर जो भी संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर प्रॉपर शिक्षकों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी होनी चाहिए, अलमीरा होना चाहिए, पंखे होने चाहिए, हवादार खिड़कियाँ होनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए भी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, तो उनको दुरुस्त करना तथा साथ ही शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, खेल के मैदान व खेल सामग्रियों की उपलब्धता, अनुदान व स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों का विकास करना। न सिर्फ विद्यालय के संरचनात्मक सुविधा बल्कि उनके अलावे भी जो फैसिलिटी होने चाहिए या जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए भी इस कार्यक्रम के तहत जोर दिया गया या उनके लिए भी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए गए। जैसे कि शौचालय, बहुत बार होता है कि विद्यालय भवन तो है लेकिन वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो चूँकि रिसर्च में यह भी पाया गया है कि शौचालय के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। ये चीज़ खासकर मुस्लिम समुदाय में रिसर्च में यह पाया गया है कि ये एक बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती जाती हैं या बालिका बड़ी होती जाती है उसको विद्यालय छोड़ना पड़ता है या विद्यालय से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो इसलिए टॉयलेट की या वॉशरूम फैसिलिटी पर जोर दिया गया है। साथ साथ पीने की पानी की व्यवस्था के लिए भी जोर दिया गया है। खेल के मैदान व खेल सामग्रियों की उपलब्धता के साथ साथ स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों का विकास करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की प्रशासनिक संरचना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये तय किया जाए कि कौन किस स्तर पर जिम्मेवार है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की सफलता हेतु केंद्र स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई है। मतलब टॉप टू बॉटम यहाँ पर क्या किया गया है कि हर किसी को जिम्मेदारी तय की गई है कि उसको ये काम किया जाना है। अगर नहीं होता है या कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी जो है वो जिम्मेवार होंगे। तो कौन कौन है चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, केंद्र स्तर पर सेंट्रल लेवल पर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पंचायत स्तर पर पंचायत लेवल पर पंचायत शिक्षा पदाधिकारी या पंचायत एजुकेशन ऑफिसर। तो ये सारे लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहभागी होंगे या जिम्मेवार होंगे। अब हम लोग देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य या कार्यक्रम किए गए। क्या क्या कार्य किए गए या क्या क्या कार्यक्रम किए गए, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सबके प्रखंड में प्रखंड संसाधन केंद्र की स्थापना की गई। इसमें एक हॉल 6.5 इंटू 1.2 मीटर, एक कक्ष या एक हॉल 5 इंटू 10 मीटर, एक स्टोर रूम 3 इंटू 5 मीटर, 2 शौचालय मतलब 2 टॉयलेट्स एंड स्नानागार या बाथरूम भी होंगे। तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया या संसाधन केंद्र खोला गया और इसमें ये इतने सारे कमरे या इतने सारे हॉल या स्टोर रूम, शौचालय, बाथरूम ये वगैरह सारा रहेगा। इसमें बिजली व पानी की पूर्ण व्यवस्था होगी। साथ साथ में इसमें एक समन्वयक तथा 2 सह समन्वयक होंगे। मतलब कहा गया है कि एक समन्वयक, एक कोऑर्डिनेटर होगा और 2 जो है वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर होंगे जो कि इस भवन को देखरेख करेंगे या उनके जिम्मेवारी में ये भवन कार्य करेगा। इस केंद्र में सभी प्रकार की पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञान, गणित आदि की किट, रंगीन टीवी, 2-in-1 माइक, तबला, मंजीरा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र तथा खेलने के सामान की व्यवस्था होगी तथा इसके रखरखाव के लिए भी 3,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो संसाधन केंद्र होंगे इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उसमें होगी ताकि ब्लॉक रिसर्च सेंटर जो है वो सही तरीके से काम कर सके, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो चाहे वो शिक्षकों के लिए भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सह संसाधन केंद्र व पंचायत केंद्र की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्व रिसोर्स सेंटर एंड पंचायत सेंटर। सह संसाधन केंद्र पंचायत स्तर पर किए
गए ये केंद्र शैक्षिक अकादमियों तथा शिक्षणेतर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। उनके नीचे ब्लॉक रिसर्च सेंटर के नीचे क्या किया गया, एक सह संसाधन केंद्र की भी आवश्यकता अनुसार स्थापना की गई, जो कि मुख्य रूप से शैक्षिक अकादमियों तथा शिक्षणेतर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। मतलब शिक्षा के अलावे भी अगर मान लो को करिकुलर एक्टिविटीज़ किया जाना है, वाद विवाद प्रतियोगिता की जानी है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन किया जाना है, नाच डांस या सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाना है, इसी प्रकार से बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रम या कार्य किए जाने हैं, तो ये संसाधन केंद्र अपने स्तर से ये कार्य कर सके। ये केंद्र शिक्षकों के लिए भी क्या किया जाना है, कार्यशालाएं, वर्कशॉप, विचार गोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंस, समय सारणी की संरचना, जो टाइम टेबल होगा वो भी बनाया जाएगा। सहयोग एवं मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में भी सहायता करते हैं। अगर मान लो किसी शिक्षक को कोई परेशानी होगी या वो कोई काम को करने नहीं जान रहा हो, तो वहाँ पर उनको क्या करना, सहायता करना, या किस प्रकार से हो रहा है विद्यालय का संचालन, इनका मॉनिटरिंग भी करना इस संसाधन केंद्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा पर जोर, इम्फेसिस ऑन अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि बच्चे अगर मान लो कोई अलग तरीके से पढ़ना चाहे या कोई इनोवेटिव एजुकेशन पर जोर देता है, तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। जनजातीय व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित व पिछड़े समूहों के बच्चों की भागीदारी को भी विकसित कर अपनाया गया है। तो जो वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा पर भी इस कार्यक्रम द्वारा या सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 की आबादी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से 1.5 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थित बस्तियों को आवश्यक माना गया है, वहाँ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया है। क्योंकि अगर मान लो 300 लोग किसी बस्ती में या किसी मोहल्ला में या किसी टोला में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें क्या किया गया है, एक आवासीय क्षेत्र माना गया है। और जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से अगर मान लो 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थित है, तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोलने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चे जो है बहुत दूर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ना जाना पड़े और अपने घर या आसपास या मोहल्ले में ही उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक छात्र अनुपात। विद्यालय स्तर पर न्यूनतम 2 छात्रों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक पर 35 छात्रों की जिम्मेवारी होगी। साथ साथ माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षकों पर 40 विद्यार्थियों की जिम्मेवारी होगी और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक पर 45 छात्रों की जिम्मेवारी होगी। कहने का अर्थ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी नादान होते हैं, वे हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं, शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या कम रखी गई है। लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है, माध्यमिक स्तर पर 40 विद्यार्थियों पर एक छात्र निश्चित किए गए हैं और साथ साथ में माध्यमिक स्तर पर 45 विद्यार्थियों पर एक छात्र जो है वो निश्चित किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। पहले यह ST SC एंड गर्ल्स के लिए मात्र था, जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण अब सभी वर्ग के बच्चों को, मतलब विशेषकर 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। पहले यह ST SC या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मात्र उपलब्ध होता था, लेकिन बाद में इसे सभी लोगों के लिए कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम
उपकरण टीचिंग लर्निंग टूल्स आवासित बस्तियों में नवनिर्मित विद्यालयों के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम उपकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जहां बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। क्योंकि बच्चे जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे सही चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे या सही चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर आवासित बस्तियाँ हैं, जहाँ पर की संख्या 300 से अधिक है, वहाँ पर विद्यालय स्थापित किए जाए। साथ साथ में जो विद्यालय स्थापित किए जाए वहाँ पर स्तर अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अगर मान लो प्राथमिक स्तर है 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 6 तक है या 1 से लेके 7 तक है, तो उनके अनुसार जितने भी शिक्षण अधिगम उपकरण होंगे, टीचिंग लर्निंग टूल्स होंगे, तो उसको खरीदारी करने के लिए ये धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ बच्चे में अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। जैसा कि कहीं कहीं विद्यालयों में हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से विद्यालय को वो लोग सजा के रखते हैं। जैसे विद्यालय जब कक्षा 1 है तो वहाँ पूरे जो धागा होता है उसमें A फॉर एप्पल, तो एप्पल का बड़ा सा पिक्चर रेड रेड एप्पल रहेगा, उसका बना हुआ रहेगा। B फॉर बॉल, तो बॉल बना हुआ रहेगा। C फॉर कैट, तो वहाँ पर बिल्ली बनी हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से वो लोग देख के समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है या क्या मतलब होता है, ताकि अगर मान लो बच्चे को बता दिया जाए कि गैंडा ऐसा होता है, लेकिन अगर मान लो बच्चे कभी गैंडा को देखेंगे ही नहीं तो वे कैसे समझ पाएंगे कि गैंडा कैसा होता है ना। तो इसी प्रकार अगर मान लो बच्चे को बता दिया जाए कि हाथी ऐसे होते हैं, आप कितनों ही बताइए हाथी ऐसे होते हैं, हाथी वैसे होते हैं, जब तक वे लोग साक्षात देखेंगे नहीं या जब तक उनका फोटो देखेंगे नहीं, तब तक वे लोग समझ नहीं पाएंगे कि हाथी कैसे होते हैं। अगर हम लोग बताएंगे उसको कि उनके बड़े बड़े कान होते हैं, विशालकाय जानवर होता है, उनके 2 बड़े बड़े 4 बड़े बड़े पैर होते हैं, लंबी सी सूंड होती है, उनके दांत तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जब तक वे लोग देखेंगे नहीं वे कैसे समझ पाएंगे। तो इनके लिए उनमें अवधारणात्मक समझ या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वो टीचिंग लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभिनव क्रियाकलापों पर जोर, इम्फेसिस ऑफ ऑन इनोवेटिव एक्टिविटीज़। अभिनव क्रियाकलाप द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं। इससे बच्चे सक्रिय रूप से शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करते हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिलती है। जब तक बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी, वे लोग पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे। वे लोग विद्यालय आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन जब उसमें पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो पढ़ाई को वे लोग काफ़ी सीरियस लेने लगेंगे और उसको अपने करियर के रूप में बहुत अच्छा करने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे। इससे क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में उत्प्रेरक माना जाता है। जो अभिनव क्रियाकलाप हैं उससे क्या होगा, जो लैंगिक असमानता है, जो लड़का और लड़की के बीच में जो भेद है उसको कम करने की दिशा में भी उत्प्रेरक माना गया है। इनके अंतर्गत बचपन की देखभाल व शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जैसा कहते हैं, मतलब स्कूल शुरू करने से पहले बच्चों की शिक्षा दीक्षा या देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। साथ साथ में बालिका शिक्षा पर भी, और बालिका शिक्षा के साथ साथ जो अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा है उन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा को शामिल किया गया, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का पढ़ाई में बहुत महत्व बढ़ गया है, तो इसलिए कंप्यूटर की शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है, ताकि बच्चे बुकिश नॉलेज के साथ साथ में टेक्निकल नॉलेज भी प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण पर जोर, इम्फेसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग। अधिगम व शिक्षण संप्राप्ति के उन्नयन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा भी प्रयास किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षक और अप्रशिक्षित शिक्षक में बहुत अंतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार और कैसे किया जाना है। वे साइकोलॉजिकली बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ने के प्रति जिज्ञासु बने, पढ़ने के लिए लालायित हो, वो पढ़ाई को किस प्रकार से मज़ेदार बनाएं। तो शिक्षकों के लिए
इसके लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया गया और इसी समय में बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले गए। और जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं थे, देखिए, क्योंकि पहले क्या किया जाता था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके शिक्षक बना दिए जाते थे। तो उनको पता नहीं होता था जो बेसिक एजुकेशन होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन सबको पास किया जाना है और साथ साथ में उनको एडवर्टाइजमेंट निकाल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके जो भी पास किए सबको शिक्षक बना दिया गया। लेकिन चूंकि उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण का ज्ञान नहीं है या वो लोग ट्रेंड नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के सही तरीके उन्हें नहीं मालूम है। तो उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या किया, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की दिशा में कार्य किए। अर्थात जो इन सर्विस ट्रेनिंग जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो पारा शिक्षक जिसको कहते हैं, है ना, जो लोग प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग भी नहीं किए हैं, उनकी बहाली हो गई शिक्षक के रूप में। तो उन्हें क्या किया जाना है, इग्नू के द्वारा या और भी दूसरे डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोर्स हैं, उनके द्वारा उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम या उनको इन सर्विस वर्कशॉप या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स पूरा करके उनको बेसिक नॉलेज प्रदान कर दिया जाता है ताकि वे लोग स्किल्ड हो सके, ताकि वे लोग कुछ खास गुणों से परिपूर्ण हो सके कि बच्चों के शिक्षण दीक्षण में वे सही तरीके से उनको फॉलो कर सके और उनको शिक्षण दीक्षण प्रदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक प्रशिक्षण पर बल, एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी ट्रेनिंग। विद्यालयों के प्रबंधन एवं सफल संचालन हेतु गठित समितियों के सदस्यों के लिए भी सरकार द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सामुदायिक प्रशिक्षण पर बल, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे हैं कि इस सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर जिम्मेवारी तय की गई है और इसी दिशा में जो विद्यालय के प्रबंधन समिति होंगे या ग्रामीण स्तरीय शिक्षा समिति होंगे, तो उन लोगों को भी या उन समितियों के सदस्यों को भी सरकार द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब उनको भी पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं और क्या क्या दायित्व हैं, ताकि वे लोग ग्रामीण स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं, तो उनका संचालन वे लोग सही तरीके से कर पाए, तो ताकि वे लोग ट्रेन हो सके कि विद्यालय के संचालन में उन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और अगर आए भी तो उनका समाधान वे लोग आसानी से कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समेकित शिक्षा पर बल, एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेटेड टीचिंग। क्योंकि बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता भी देखेंगे कि ये क्या है और इनकी शिक्षण दीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, है ना। और चूंकि आजकल नया कॉन्सेप्ट उभर के आया है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन या समेकित शिक्षा या समन्वित शिक्षा, तो समन्वित शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक ही विद्यालय भवन में एक ही शिक्षकों द्वारा एक ही सिलेबस एक ही समय में उनको क्या किया जाना है, शिक्षण दीक्षण का कार्य किया जाना है, अर्थात कि उनको पढ़ाया जाना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्योंकि कोई बच्चे जो है मानसिक रूप से जो है वो काफ़ी अलग होते हैं, कोई कोई शारीरिक रूप से कभी बहुत अलग होते हैं, कोई कोई सामयिकात्मक रूप से अलग होते हैं, इमोशनली वो लोग अलग होते हैं, कोई कोई सोशली मतलब डिफरेंस होते हैं या अलग होते हैं। तो सभी तरह के बच्चों का शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से एक ही विद्यालय में संभव हो, तो इसके लिए समेकित शिक्षा पर जोर दिया गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा उपकरण वितरण, असेसमेंट कैंप, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था पर जोर दिया गया कि अगर मान लो आपका बच्चा जो है, क्योंकि बच्चे मानसिक स्तर पर हम देखें तो कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं, उनको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड या इंटेलिजेंट चाइल्ड कहते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं या स्लो होते हैं या इडियट होते हैं, जिसको हम लोग महामूर्ख बोलते हैं, है ना। तो और कोई कोई बच्चे जो है औसत होते हैं। तो सभी तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा एक ही सिलेबस को एक ही समय में कैसे पढ़ाया जाए या जाना है, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। साथ साथ में उसके लिए जो अलग शिक्षा के उपकरण हैं उनकी उपलब्धता की जानी है, उनका वितरण किया जाना है और उनका असेसमेंट भी किस प्रकार से किया जाना है। साथ साथ में अभिभावक परामर्श
की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया कि अभिभावकों का परामर्श किस प्रकार से किया जाए कि वैसे बच्चों के साथ अभिभावक भी नरमी से पेश आए, ज़्यादा कड़ाई ना बरते और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको डील करके उनको सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो इस हेतु समेकित शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय अनुदान की व्यवस्था, स्कूल ग्रांट सिस्टम। परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान के रूप में दिया गया। कितना है? 2000 रुपये। इसमें स्कूल सौंदर्यीकरण, मरम्मत और फर्नीचर अनुरक्षण, संगीत, वाद्य यंत्र व स्कूलों के संपूर्ण वातावरण के विकास पर खर्च करने पर जोर दिया गया। क्योंकि विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर आए और उनका मन हरा भरा हो जाए, मतलब कि विद्यालय को देख के या विद्यालय आकर बच्चे का मन खिन्न ना हो जाए, है ना। क्योंकि साफ सुथरा वातावरण में, हरे भरे वातावरण में बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या बच्चे आकर्षित होते हैं और वे वहाँ रहना या वहाँ समय बिताना पसंद करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनको काफ़ी ब्यूटीफुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इसलिए उनका सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। जो भी टूटे फूटे फर्नीचर होंगे या विद्यालय भवन होंगे तो उनका मरम्मत भी कर लिया जाए। साथ साथ में उनके संगीत के लिए या वाद्य यंत्र के लिए या स्कूल के पूरे वातावरण के विकास के लिए 2000 रुपये फंड दिए गए और जिससे ये सारी चीज़ें किया जाए या करने पर जोर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक अनुदान की व्यवस्था, एजुकेशनल ग्रांट सिस्टम। कक्षा शिक्षण के विकास और शिक्षण सहायता की तैयारी के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी प्राथमिक स्तर, निम्न प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षकों ने अनुदान का प्रयोग उत्पादक कार्य, यहाँ पर गलती लिखा गया है, उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क एंड शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने में किया। जो अनुदान दिया जाता था उसका शिक्षकों ने किस रूप में प्रयोग किया? उन्होंने उत्पादन कार्य व शिक्षण अधिगम सामग्री को उपलब्ध करने के लिए किया। और वित्तीय वर्ष 2007-8 के दौरान करीब 5,47,590 5,47,590 शिक्षक इससे लाभान्वित हुए। तो जो सोचिए शिक्षक लाभान्वित होंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा? बच्चों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, है ना। तो शैक्षणिक अनुदान के रूप में शिक्षकों को दिया जाता है 500 रुपये, जिसका वे लोग उत्पादन कार्य में या उत्पादक कार्य में और शिक्षण अधिगम सामग्री खरीदने में उन्होंने लगाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण पर जोर, एम्फेसिस ऑन रिसर्च, इवैल्यूएशन, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। इस योजना द्वारा स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण हेतु शोध कार्य करना, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु योजना बनाना व उनको फॉलोअप करना है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग किया जाना है ना। तो समस्या की पहचान करना कि समस्या क्या है और समस्या के निराकरण के लिए क्या क्या समाधान है, उन पर शोध करना और किस प्रकार से इसका पर्यवेक्षण किया जाए और साथ साथ में मूल्यांकन किया जाए। तो इसके लिए प्लानिंग करना, इसके लिए योजना बनाना और उस योजना को इम्प्लीमेंट करना और फॉलो करना, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। साथ ही एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया कि सूचनाएं जो है किस प्रकार से शिक्षकों को एक समूह में तुरंत स्प्रेड हो जाए, तुरंत फैल जाए। अगर मान लो कुछ चीज़ें या बैठक बुलाई गई है या कार्यशाला होना है या आपातकालीन बैठक आहूत की गई है तो उसके लिए या रिपोर्ट प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाए कि उसमें सभी शिक्षक, सभी पदाधिकारी जुड़े कि जो भी सूचनाएं हो वो तुरंत शिक्षकों तक या विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए इस पर जोर दिया गया। साथ साथ में घरेलू आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल की मैपिंग व योजना बनाने पर माइक्रो योजना बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, माइक्रो प्लानिंग योजना बनाने पर जोर दिया गया। मतलब छोटी छोटी योजनाएं बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें स्कूल के सफल संचालन के लिए या विद्यार्थियों के हित के लिए। तो ये सारी चीज़ें
सर्व शिक्षा अभियान के दौरान करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सुधारात्मक शिक्षण पर जोर, एम्फेसिस ऑन रिमेडियल टीचिंग। सुधारात्मक शिक्षण में छात्र स्वयं मजेदार तरीकों का प्रयोग करके सीखते हैं, जो सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाता है। सुधारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, शिक्षक रहते हैं, परंतु शिक्षक का रोल जो है वह एक सुपरवाइजर के रूप में होता है कि वो देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखे या किस प्रकार से सीख रहे हैं। तो इसमें छात्र स्वयं क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे टूल्स या टेक्निक्स या मेथड्स का प्रयोग करके सीखते हैं, और ये सारे ये सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं मेहनत करके व टीम वर्क करके क्रोध नियंत्रण की आवश्यकता जैसे सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल को पढ़ाने या बताने के लिए कहानियों व गेम का उपयोग करके कर सकते हैं। जैसे सुधारात्मक शिक्षण में हम देख सकते हैं या हम कि किस प्रकार से बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करना है, किस प्रकार से बच्चे जो है नहीं सीख पाता है तो वो इरिटेट हो जाता है या वो एकदम एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना? तो इसमें बच्चों को ये बताया जाएगा, ये बताया जाता है कि सॉफ्ट स्किल जो है वह किस प्रकार से या लाइफ स्किल जो है उसको किस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वे लोग चीज़ों को सही तरीके से सीखने के लिए प्रेरित हो सके, वो लोग खुद मोटिवेट हो सके। हम देख सकते हैं कि तारे ज़मीं पर, इस फ़िल्म में आमिर खान ने बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अगर बच्चे को बार-बार झिड़का जाए या बार-बार डाँटा जाए या बार-बार उनकी कमियाँ निकाली जाए, उनका बुराई किया जाए, उनका नुक्स निकाला जाए, तो बच्चे स्वयं अपने आप से ही इरिटेट होने लगते हैं। बच्चे अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। वे अपने आप को ही कमज़ोर मानने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास धीरे-धीरे कमज़ोर होते लगता है और धीरे-धीरे ख़त्म होने लगता है। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वे सुधारात्मक शिक्षण पर जोर दें कि बच्चे स्वयं सीखने के लिए मज़ेदार तरीकों का प्रयोग करें और उनमें आत्मविश्वास भरे कि वे लोग भी बाकी बच्चों की तरह या औसत बच्चों की तरह अपना साधारण जीवन जी सकते हैं और लाइफ में आगे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बालिका शिक्षा पर जोर, एम्फेसिस ऑन गर्ल एजुकेशन। भारत में बालिकाओं के साक्षरता दर के निम्न होने के कारण भारत सरकार ने बालिकाओं के कल्याण तथा विकास के लिए बालिका शिक्षा पर जोर देने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उन्होंने 2004 में शुरू किया और बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ में विलय कर दिया, है ना? तो आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो लाई है, जिसमें बेटियों को बचाना है, मतलब बेटियों को जन्म देना है, बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आना है। तो ये सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। जिन बच्चों को नियमित कक्षागत व्यवस्था द्वारा अध्ययन अध्यापन नहीं किया जा सकता, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया, क्योंकि प्रयास तो यही किया गया है कि सभी बच्चों को कक्षा मतलब क्लासरूम फैसिलिटी उपलब्ध किया जाए कि बच्चे जो है वो विद्यालय भवन आकर विद्यालय में शिक्षकों के साथ शिक्षण अध्यापन का कार्य करे या शिक्षण अध्यापन करे। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा भी शिक्षित या शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था द्वारा शिक्षक व विद्यार्थी को स्थान विशेष या समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि डिस्टेंस एजुकेशन में हम लोग जानते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं होता है, उनका एक निश्चित स्थान भी तय नहीं होता और ना ही समय विशेष पर उन्हें मौजूद होने की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी जो है वो अपने आवश्यकता अनुसार समय निकाल के वे जितना क्रेडिट रहता है या जितना कोर्स का पॉइंट रहता है या जितना आवर्स तय किए गए हैं उतना उनको पढ़ना पड़ता है। और अगर उन्हें कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो या कोई डाउट्स हो, तब शिक्षक के संपर्क में आकर अपने डाउट्स या अपने जो क्वेरीज है उनको पूछने के लिए जो परामर्श कक्षा या काउंसलिंग सेशन जो है, परामर्श सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं या अन्य माध्यमों द्वारा शिक्षक के संपर्क में आकर वे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही उनमें गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से भी समझौता नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन भी काफ़ी
अच्छी तरीके से प्रदान की जाती है, तो उसमें क्वालिटी से संबंधित कोई समझौता नहीं की जाती। इनकी डिग्री की मान्यता भी नियमित कक्ष अध्ययन जैसा ही होता है। साथ-साथ इन व्यवस्था द्वारा लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को शिक्षित व प्रशिक्षित किया जा चुका है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं NIOS, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये सारे डिस्टेंस कोर्स जो होते हैं या डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ जो है या स्कूल्स जो है, उसमें आजकल इतने भारी संख्या में विद्यार्थी इनरोल्ड हैं या नामांकित हैं, और उससे वे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और प्रशिक्षित भी हो रहे हैं, जो साधारण शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी वे लोग उससे ले रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कई कई बिंदुओं पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा और ग्रामीण स्तर पर भी सारे प्रयास किए गए, जिससे कि यह योजना सफलतापूर्वक संचालित हो। ठीक है, अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भारत के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है तथा लिंग संबंधी जो अंतर है उनको कम करना है, और बाद में इसको समाप्त भी कर देना है। मतलब लड़का लड़की के बीच में जो अंतर है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह तय किया गया कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त के अवसर दिए जाएं, है ना, और शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर शिक्षा को ना बांधा जाए, बल्कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यह कार्यक्रम अभी भी क्रियान्वित है। ठीक है, पूरे देश में यह कार्यक्रम अभी भी क्रियान्वित है। तो इस प्रकार ये पाठ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम देखेंगे कि जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सूची मैं खुद से तैयार की हूँ, ताकि आप लोगों को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए या इंटरव्यूज़ में पूछा जाए तो आप इसके उत्तर अच्छी तरह से दे पाने की स्थिति में हो। तो पहला सवाल पूछा जाता है वह है कि सर्व शिक्षा अभियान को किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में या किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में लागू किया गया या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू किया गया। ठीक है, दूसरा सवाल है सर्व शिक्षा अभियान को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान को 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1995 टू 2002 में लागू किया गया। ठीक है, क्योंकि 2001 में ये लागू किया गया, तो इस अवधि में यह ईस्वी सन आता है। ठीक है, तीसरा सवाल है सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2001 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत में सर्व शिक्षा अभियान योजना कितने वर्ष के लिए क्रियान्वित थी, है ना। तो इसका उत्तर है 10 वर्ष के लिए, अर्थात 2010 तक। एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2010 तक, 1 अप्रैल 2001 टू 31 मार्च 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है। उसका नारा है सब पढ़े सब बढ़े या सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है 2010 तक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय बंटवारा का प्रतिशत क्या था। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसका उत्तर भी काफ़ी आसान है कि केंद्र सरकार का 85% और राज्य सरकार का 15%, मतलब उसका रेशियो हुआ 85:15। ठीक है, अब यही सवाल आगे पूछा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य सरकार के बीच वित्तीय बंटवारा का प्रतिशत क्या था। तो ये 10% जो है वह केंद्र का घट गया और राज्य का 10% बढ़ गया। इस अर्थ में केंद्र 75% और राज्य सरकार 25%। ठीक है, 75:25 के अनुपात में। इस तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना में 65:35 व 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 के अनुपात में। मतलब अभी केंद्र सरकार 50%
अफोर्ड करती है और राज्य सरकार 50-50, मतलब कि वित्तीय हाथ जो है 50% राज्य सरकार पर तो 50% केंद्र सरकार पर है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सर्व शिक्षा अभियान के सभी पहलुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करने की प्रयास की हूँ। अगर मैं किसी पहलू पर या किसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो आप लोग मुझे कमेंट्स या मेल भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।